स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में पर्यटन का विकास। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। पूरी दुनिया में पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना कुछ निर्यात किए ही एक तरफ देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, दूसरी तरफ रोजगार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों में भी मजबूती आती है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए और महामारी की वजह से इसमें गिरावट रही थी। मगर फिलहाल देश में पर्यटन उद्योग तेजी से पनप रहा है। साथ ही साल 2021 में भारत को पर्यटन उद्योग से लगभग 8.7 बिलियन डॉलर की आय हुई थी और इसीलिए देश में पर्यटन के महत्व को देखते हुए, उसको समझते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इससे जुड़े अन्य मुद्दे जैसे कि देश में पर्यटन की संभावना और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी जानेंगे। इसके अलावा पर्यटन के विकास को लेकर भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी हम एज यूजुअली चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले देश में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। फिलहाल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थल सूचीबद्ध हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल है। धौलावीरा और रामप्पा मंदिर इस सूची में शामिल नवीनतम स्थल हैं। इसके अलावा भारत के पश्चिमी भाग में सोमनाथ से लेकर पूर्वी भाग में काजीरंगा तक पर्याप्त ऐतिहासिक स्थल, भौगोलिक विविधताएं, जलवायु भिन्नताएं और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, देश में 12 पर्यावरण के अनुकूल वैल्यू फ्लैग वाले समुद्र तट, विशाल प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव अभयारण्य के साथ ही त्योहारों और प्रदर्शनी कलाओं के रूप में असंख्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक ऐसे गंतव्य हैं जहां दुनिया भर के लोग खुशी खुशी घूमने और जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होंगे और इसीलिए हमारे पास इन गंतव्यों के आसपास पर्यटन क्लस्टर बनाने का भी अवसर है ताकि स्थानीय समुदाय लाभ हासिल कर सके। वित्तीय वर्ष 2020 में पर्यटन क्षेत्र में कुल 39 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये देश में कुल रोजगार का 8% हिस्सा है। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2029 तक यह क्षेत्र 53 मिलियन नौकरियों के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही ले लीजिए। इसके निर्माण से केवड़िया जगह दुनिया के नक्शे पर उभर कर आई है। इसने सीधे तौर पर स्थानीय समुदायों को फायदा पहुंचा रहा है और क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास में अहम भूमिका भी निभा रहा है। तो अब भारत के संदर्भ में पर्यटन की अहमियत को समझते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आइए समझते हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। ये कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता है, साथ ही अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मदद भी करता है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्व भर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 के 2.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020 में 100 करोड़ के पार हो गई है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2020 में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया। वहीं 2021 में ये संख्या 1.52 मिलियन रही और इस तरह से इस अवधि में पर्यटक आगमन के मामले में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ही कमी दर्ज की गई थी, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन में थी।
और इसी तरह साल 2021 में पर्यटन से देश को 8.7 बिलियन डॉलर की विदेशी आय अर्जित हुई, जबकि 2020 में ये करीब 7 बिलियन डॉलर रही। और इस तरह ये महामारी के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 26.4% अधिक रही थी। एक अनुमान के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 2 गुने से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। पर्यटन उद्योग से महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और इस तरह से पर्यटन से देश में असमानता को भी कम किया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी ये अहम भूमिका या अहम योगदान दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये अतिरिक्त आय का एक प्रमुख जरिया हो सकता है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र ने पिछले कुछ सालों के आतिथ्य क्षेत्र को भी काफी आगे बढ़ाया है। पर्यटन क्षेत्र के विकास से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने दिखाया जा सकता है। फिलहाल भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में भी फैल रहा है। इससे भारत के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खुला है। एक अनुमान के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिक्की की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत को ट्रैवल एंड टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां मिलने का अनुमान है। साल 2020 में इसमें कुल 39 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये देश में कुल रोजगार का 8% हिस्सा है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2029 तक ये क्षेत्र 53 मिलियन नौकरियों के लिए उत्तरदायी होगा। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक विविधता दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इस तरह भारत में पर्यावरण, आध्यात्म, शिक्षा और चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, आवास, पेयजल और स्वच्छता और मनोरंजन के अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। यही नहीं, सामाजिक असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से भी पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पर्यटन पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विकास को भी प्रेरित करता है। कई अध्ययनों से तो ये पता चला है कि 10 लाख रुपए के निवेश से पर्यटन उद्योग 78 नौकरियां पैदा कर सकता है। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई प्रयास किए हैं। देश में पर्यटन सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास के लिए हृदय योजना और धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना लाई गई है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर रोपवे के निर्माण और रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर भी बल दिया गया है। भारतीय धरोहरों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल और भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए देखो अपना देश नाम से पर्यटन पर्व शुरू किया गया है। राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह, पर्यटन सभी के लिए का आयोजन भी किया गया है। इसके अलावा पर्यटन और शासन पर कार्यशाला का आयोजन भी समय समय पर किया जाता रहा है। वहीं इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए 5 लाख मुफ्त वीजा देने की घोषणा भी की थी। इसका मकसद पर्यटकों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ देश में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। और इतना ही नहीं, पर्यटन मंत्रालय ने एक अखिल भारतीय ई लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसे पर्यटक सुविधा प्रदाताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया है। यह कार्यक्रम अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं के एक पूल का निर्माण करेगा। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। भारत सरकार द्वारा पहली पर्यटन नीति की घोषणा नवंबर 1982 में की गई थी। इसका मकसद आर्थिक विकास, सामाजिक एकीकरण के साधन के रूप में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और एक गौरवशाली अतीत वाले देश के रूप में विदेशों में भारत की छवि को बढ़ावा देना था। साथ ही इस नीति में समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने बेहतर योजना और त्वरित प्रश्न समाधान के साथ पर्यटकों की सहायता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर
24/7 लाइव चैट सेवा इंटरफेस भी पेश किया है। ये लाइव चैट सेवा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को उनके प्रश्नों और उनके यात्रा कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी सहायता करती है। पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में होम स्टे या अतुल्य भारत वेट एवं ब्रेकफास्ट संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स का आयोजन करता है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीमेटिक पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए साल 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। साथ ही आइकॉनिक पर्यटन स्थलों जैसे कि लाल किला, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, धौलावीरा और सोमनाथ आदि के विकास के लिए भी योजना की शुरुआत की। इसके तहत अवसंरचना और कौशल विकास, टेक्नोलॉजी का उपयोग, निजी निवेश को आकर्षित करना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी तरह पर्यटन मंत्रालय मेला, उत्सव और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के प्रति राज्य 50 लाख रुपए और प्रति संघ राज्य क्षेत्र 30 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। देश में कोस्ट लाइन और इनलैंड वाटरवे में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है। साथ ही मंत्रालय क्रूज पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा ब्रोशर, सीडी और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है। साथ ही मेडिकल वीजा और 166 देशों के लिए ई मेडिकल वीजा भी शुरू किया गया है। इसके अलावा माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्यता पर्यटन बोर्ड का भी गठन किया गया है। यह बोर्ड एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करता है। इन सभी पहलों के बावजूद भारत के पर्यटन क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना तो भाई लाजमी है कि ये चुनौतियां क्या है। दरअसल पर्यटन उद्योग एक श्रम प्रधान क्षेत्र है। इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। गुजरते समय के साथ प्रशिक्षित श्रम शक्ति की मौजूदगी पर्यटन क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है। साथ ही बहुभाषी प्रशिक्षित गाइडों की सीमित संख्या और स्थानीय लोगों में पर्यटन से जुड़े लाभों और जिम्मेदारियों की अपर्याप्त समझ के कारण इस क्षेत्र का विकास बाधित रहा है। बुनियादी ढांचा का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी बड़ी चुनौती रही है। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना जैसे कि होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि काफी हद तक भारत में विकासशील अवस्था में है। इस उदासीनता का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों की कमी है और इसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र का विकास उस कदर नहीं हो पा रहा है जैसे उसे होना चाहिए। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास फैली गंदगी एक अन्य का समस्या है। बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के पर्यटक सिर्फ इसलिए भारत आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर्यटन स्थलों के आसपास गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों, विशेषकर महिला पर्यटकों पर हमला, छेड़खानी जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। फलस्वरूप महिला पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। इससे न केवल देश की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल होती है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी नुकसान होता है। ये बात भी सही है कि भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसा कि पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों को मिली है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर्यटन, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, साहसिक पर्यटन में अपार संभावनाओं के होते हुए भी इन क्षेत्रों पर कम ध्यान दिया गया है। इसके अलावा भारत के कई क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या के कारण पर्यटन क्षेत्र तेजी से पनप नहीं पा रहा है। साथ ही तेज और सस्ते परिवहन साधनों की कमी, वायु और रेल यातायात में समन्वय की कमी और प्रतिवर्ष यात्रा किराए में ज्यादा बढ़ोतरी भी पर्यटकों को हतोत्साहित करती है। इस तरह पर्यटन क्षेत्र में कई समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इससे पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। वैसे पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को विशेष उपाय करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि ये उपाय क्या हो सकते हैं, तो चलिए उसे भी समझ लीजिए। अब समय आ गया है कि सरकार को पर्यटन क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिए।
फिलहाल इसे पर्यटन क्षेत्र के रखरखाव के काम सौंप देने चाहिए। फिर धीरे धीरे पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी इसकी भूमिका को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा अतिथि देवो भव जैसे कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। अतिथि देवो भव अतुल्य भारत अभियान के पूरक के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना और हमारे देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति, स्वच्छता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इसी तरह अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर भी फोकस करना चाहिए। और आज भी पर्यटन के पुराने केंद्र ही राज्यों की आय का माध्यम बने हुए हैं, जबकि अपार संभावनाओं वाले पर्यटन स्थल आज भी पर्यटकों की जानकारी में नहीं उपलब्ध है। यदि उत्तराखंड का आकलन किया जाए तो पर्यटन के मामले में राज्य ने पिछले 10 वर्षों में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है, जबकि राज्य में बहुआयामी पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। इसे लेकर सरकार को विशेष योजना बनाने की जरूरत है। साथ ही उड़ान योजना को ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र को इसे बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सहायता से अपने धरोहर स्थलों के लिए प्रस्ताव बनाते समय यूनेस्को के मानकों का पालन करना चाहिए। और इस तरह पर्यटन के समावेशी विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए भी अवसर पैदा करता है। इसके लिए पर्यटन के नए एरिया की तलाश करने की भी जरूरत है। प्राकृतिक पारितंत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ हरित पर्यटन को बढ़ावा देना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए संवहनीय अवसंरचना को बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और आज के मंथन पर आधारित एक सवाल नोट कर लीजिए। आज का आपका सवाल है, भारत में पर्यटन उद्योग तेजी से पनपने के बावजूद बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है। इस कथन के आलोक में अपना तार्किक मत प्रस्तुत कीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।